नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। आज हम जिस दस्तावेज पर एक गहन चर्चा करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक असाधारण यात्रा है। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग। हाँ, और हमारे पास इसके विश्लेषण के लिए दो दिलचस्प स्रोत हैं। एक समीक्षा है और एक विस्तृत अध्ययन भी है। बिल्कुल, और दोनों ही इस बात पर रोशनी डालते हैं कि ये महज जीवनी से कहीं ज्यादा है। हाँ, और ये शुरू से ही साफ करना जरूरी है, जैसा गांधी जी ने खुद किया। उन्होंने इसे आत्मकथा कहा ही नहीं, बल्कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग कहा। अच्छा। ये शीर्षक ही अपने आप में इस किताब के मर्म को खोल देता है। ये कोई सफलताओं का बखान नहीं है, बल्कि सत्य की खोज में किए गए वो निरंतर प्रयास, भूले और उनसे सीखने की एक कहानी है एक तरह से। तो हमारा इरादा आज यही है कि इन स्रोतों की मदद से गांधी जी के इन प्रयोगों के पीछे के विचार समझें, उनकी ईमानदारी को देखें और उन्होंने दुनिया के सामने खुद को कैसे रखा, इस पर बात करें। और सबसे बड़ी बात ये देखें कि आज भी ये बातें क्यों मायने रखती हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए इस विचार यात्रा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो दोनों ही विश्लेषणों में प्रमुखता से उभरती है वो है गांधी जी की पारदर्शिता, उनकी ईमानदारी। हाँ, ये कोई आम बात नहीं है, खासकर जब कोई अपने जीवन के बारे में लिख रहा हो। सही बात है। उन्होंने अपनी गलतियों, अपनी कमजोरियों, असफलताओं को छिपाने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें खुलकर स्वीकार किया है। ये वाकई ध्यान खींचने वाली बात है। अक्सर तो लोग अपनी छवि को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं लिखते समय। हाँ। लेकिन यहाँ हमें एक अलग नजरिया मिलता है। एक स्रोत बताता है कि गांधी जी खुद को किसी सिद्ध पुरुष या आदर्श के तौर पर नहीं देखते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो खुद को एक प्रयोगकर्ता मानते थे, एक ऐसा इंसान जो सत्य की राह पर चल रहा है, लगातार प्रयोग कर रहा है और इस प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से ठोकरें भी खा रहा है। हाँ, और दूसरा स्रोत इस बात को और गहराई देता है। उसमें जिक्र है कि गांधी जी अपनी कमियों को सामने रखकर उनसे सीखने की प्रक्रिया पर बहुत जोर देते थे। ऐसा लगता है मानो वे पाठक को दिखा रहे हों कि देखो, अनुशासन, दृढ़ता, धैर्य, विनम्रता, इनके जरिए कैसे वो कोशिश करते थे कि जो गलती एक बार हुई वो दोबारा ना हो। ये आत्म सुधार की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को दिखाता है। बिल्कुल, ये प्रयोग शब्द ही शायद कुंजी है यहाँ। अच्छा, अब उन बड़े विचारों और सिद्धांतों पर आते हैं जो इस किताब की आत्मा है। जाहिर है सबसे पहले तो सत्य और अहिंसा का जिक्र आता है। हाँ बिल्कुल, इन्हें तो गांधी जी के जीवन दर्शन का आधार माना ही जाता है। सही। और दिलचस्प बात यह है कि उनकी अहिंसा की समझ भी विकसित होती रही, एकदम स्थिर नहीं थी। अच्छा। हाँ, एक स्रोत रूसी विचारक लियो टॉल्स्टॉय के प्रभाव का जिक्र करता है। गांधी जी और टॉल्स्टॉय के बीच तो खत किताबत भी हुई थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा है इस बारे में। टॉल्स्टॉय की समाज की तीखी आलोचना और अहिंसा पर उनका जो जोर था, उसने गांधी जी के विचारों को खासकर दक्षिण अफ्रीका वाले दिनों में काफी प्रभावित किया। दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ उनके शुरुआती संघर्षों के दौरान। बिल्कुल, और ये अहिंसा महज निष्क्रियता नहीं थी, ऐसा नहीं कि कुछ मत करो, नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ एक सक्रिय शक्ति थी। सत्य और अहिंसा के साथ ही एक और पहलू बहुत मजबूती से उभरता है, आत्मानुशासन और व्यक्तिगत प्रयोग। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ राजनीतिक या सामाजिक स्तर पर नहीं थे, बहुत निजी स्तर पर भी थे ये प्रयोग। एकदम। गांधी जी ने अपने भोजन, अपनी आदतों, यहाँ तक कि कामेच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए भी कई प्रयोग किए। हाँ। उनका शाकाहार का पालन, फिर ब्रह्मचर्य के प्रयोग, नियमित उपवास करना और सादगी पर इतना जोर देना, ये सब इसी का हिस्सा थे। एक विश्लेषण ये भी बताता है कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा धन या संपत्ति न रखने पर भी बल दिया। अच्छा। ये सब एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा था, खुद को शुद्ध करना, ताकि सत्य को बेहतर ढंग से समझा जा सके, जिया जा सके। उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी काफी व्यापक लगता है। ऐसा नहीं कि वो किसी एक धर्म की सीमाओं में बंधे हों। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि वे गीता, बाइबल, कुरान जैसे अलग अलग धार्मिक ग्रंथों से प्रेरणा लेते थे। हाँ। सही कहा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उनका मानना था, जैसा एक शोध बताता है, कि ईश्वर या सत्य का अनुभव सेवा के माध्यम से ही हो सकता है। सेवा के माध्यम से। हाँ, लेकिन ये सेवा सच्ची होनी चाहिए, दिखावे या सामाजिक दबाव में की गई सेवा नहीं। उन्होंने साफ कहा कि ऐसी सेवा आत्मा को कुचल देती है। साथ ही वे अपने धर्म में गहरी आस्था रखते हुए भी दूसरे धर्मों के लोगों से मिलने, उनकी बातें सम्मान से सुनने और समझने पर जोर देते थे। ये खुली सोच को दिखाता है। और फिर आता है नैतिक साहस का पहलू।
जिसे उन्होंने सिर्फ कहा नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों को जमीन पर उतार कर दिखाया। हाँ, वो बहुत जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ सत्याग्रह की शुरुआत, जिसे हम सत्य के लिए आग्रह या ट्रूथ फोर्स कह सकते हैं। हाँ, सत्याग्रह। और फिर भारत में असहयोग आंदोलन, ये सब उनके नैतिक बल का प्रमाण है। बिल्कुल। ये सिर्फ राजनीतिक चालें नहीं थीं, ये उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रदर्शन था। सही। सत्याग्रह का मतलब ही था अन्याय का सामना करना, लेकिन बिना हिंसा के, पूरी तरह सत्य पर टिके रहकर। ये दिखाता है कि उनके लिए सिद्धांत और व्यवहार में कोई दूरी नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। अगर हम किताब की बनावट को देखें, मतलब स्ट्रक्चर को, तो ये गांधी जी के जीवन के किन हिस्सों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करती है? एक विश्लेषण इसका खाका खींचता है। हाँ, किताब उनके बचपन से शुरू होती है, पोरबंदर और राजकोट के दिन। बहुत कम उम्र में कस्तूरबा से उनका विवाह, फिर इंग्लैंड में उनकी वकालत की पढ़ाई का जिक्र है, वहां के सांस्कृतिक अनुभव। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आता है, दक्षिण अफ्रीका में उनका लगभग 2 दशकों का प्रवास। 20 साल। हाँ, लंबा समय। यहीं उन्होंने पहली बार गंभीर नस्ले भेदभाव का सामना किया और यहीं उनके सत्याग्रह के विचार ने आकार लिया, मजबूत हुआ। सही। और फिर किताब भारत में उनकी वापसी और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी जो शुरुआती भूमिका थी, वहां तक पहुंचती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पर दोनों स्रोत ध्यान दिलाते हैं। ये किताब गांधी जी के पूरे जीवन की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका घटनाक्रम मोटे तौर पर 1921 तक आकर रुक जाता है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। यानी भारत की आजादी की पूरी लड़ाई, फिर विभाजन और आजादी के बाद के साल इसमें शामिल नहीं है। बिल्कुल। पाठकों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये किताब उनके शुरुआती जीवन, उनके विचारों के बनने की प्रक्रिया, उनके सिद्धांतों के विकास और उनके प्रयोगों की कहानी ज्यादा है। अच्छा। ये उस नींव को समझने में मदद करती है जिस पर उनका बाद का पूरा जीवन और काम खड़ा हुआ। इन प्रयोगों और अनुभवों के बीच कुछ बहुत ही विचारोत्तेजक बातें और उद्धरण भी मिलते हैं। एक समीक्षा ने इन्हें खास तौर पर उजागर किया है। हाँ। जैसे मित्रता के बारे में उनका कहना था, सच्ची मित्रता आत्माओं की पहचान है जो इस दुनिया में मुश्किल से मिलती है। ये काफी गहरा विचार है। बहुत गहरा। हाँ। और सुधार की प्रक्रिया पर भी उनका नजरिया सोचने लायक है। उन्होंने लिखा, एक सुधारक उस व्यक्ति के साथ घनिष्ठता नहीं रख सकता जिसे वह सुधारना चाहता है। ये तो नैतिक दुविधाओं और सुधारक की भूमिका की जटिलताओं पर सोचने को मजबूर करता है ना? क्या बदलाव लाने के लिए खास तरह की दूरी जरूरी है? ये सवाल उठता है। रिश्तों पर भी उनके विचार काफी प्रगतिशील थे, खासकर उस समय के लिहाज से। हाँ, बहुत। उन्होंने लिखा, पत्नी पति की दासी नहीं बल्कि उसकी साथी, सहकर्मी और उसके सभी सुख दुख में बराबर की भागीदार है। और आगे ये भी कि पति की तरह ही अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र। हाँ, ये समानता का एक शक्तिशाली संदेश है। बिल्कुल। एक और उदाहरण है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक लगता है और जिसे एक समीक्षक ने समकालीन संदर्भों से जोड़ने की कोशिश की है। कौन सा? गांधी जी ने लिखा, यह मेरे लिए हमेशा एक रहस्य रहा है कि मनुष्य अपने साथी मनुष्यों के अपमान से खुद को सम्मानित कैसे महसूस कर सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत मार्मिक है। और समीक्षा के इस बात का जिक्र करते हुए इसे आज के कुछ सामाजिक या राजनीतिक रवैयों से जोड़ते हैं, जैसे उन्होंने कश्मीर का उदाहरण दिया है। हाँ, उन्होंने दिया है। पर यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि ये समीक्षक की अपनी व्याख्या और उसका अनुप्रयोग है। हम केवल स्रोत में कही गई बात को निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य किसी भी पक्ष का समर्थन या विरोध करना नहीं है। हाँ, ये बताना जरूरी था। एक और दिलचस्प पहलू है औपचारिक शिक्षा पर गांधी जी के विचार। हाँ, वो भी काफी अनोखे थे। ऐसा लगता है, और एक स्रोत इस ओर इशारा करता है कि वे पारंपरिक स्कूली शिक्षा के शायद बहुत बड़े समर्थक नहीं थे। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। वे वास्तविक जीवन के अनुभवों, चरित्र निर्माण और व्यवहारिक ज्ञान को ज्यादा महत्व देते थे, जो उस समय भी और शायद आज भी कुछ हद तक विवादास्पद माना जा सकता है। माना जा सकता है, बिल्कुल। और उनकी नैतिकता सिर्फ बातों तक सीमित नहीं थी। एक वाकया याद आता है जिसका जिक्र है, अंग्रेजों के साथ उनके गहरे राजनीतिक मतभेद थे, जाहिर है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन युद्ध जैसी मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों के लिए चिकित्सा सहायता का इंतजाम किया। हाँ, ये उनके चरित्र की असाधारण दृढ़ता को दिखाता है। अपने सिद्धांतों पे अड़िग रहना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। सही। ये बताता है कि उनके लिए नैतिकता कोई सुविधा की चीज नहीं थी कि जब मन किया अपना लिया, जब मन किया छोड़ दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उनके जीवन का आधार थी। तो अब सवाल उठता है कि लगभग 100 साल बाद भी ये किताब इतनी अहम क्यों है? इसकी प्रासंगिकता क्या है आज?
देखिए, एक बड़ा कारण तो यही है कि ये किताब हमें गांधी जी को महज एक ऐतिहासिक हस्ती या महात्मा के रूप में नहीं देखने देती, बल्कि एक इंसान के रूप में देखने में मदद करती है। उनकी कमजोरियां, उनके संघर्ष, उनकी ईमानदारी, ये सब उन्हें हमारे करीब लाते हैं। हाँ, वो एक मानवीय पक्ष दिखाती है। बिल्कुल, ये किताब दिखाती है कि कैसे एक साधारण इंसान भी असाधारण नैतिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। लेकिन ये सफर सीधा नहीं होता, इसमें प्रयोग होते हैं, गलतियां होती हैं। और इसका प्रभाव भी तो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। जैसा कि विश्लेषण बताते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे विश्व नेताओं ने इससे प्रेरणा ली। हाँ बिल्कुल, ये व्यक्तिगत अनुशासन, सत्य की शक्ति और नैतिक साहस की एक तरह से सार्वभौमिक कहानी बन गई। सही। हाँ, और एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि 1999 में दुनिया भर के आध्यात्मिक और धार्मिक विशेषज्ञों की एक समिति ने इसे 20वीं सदी की 100 सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक पुस्तकों में से एक चुना था। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये इसकी स्थायी अपील को दर्शाता है। एक समीक्षक ने गांधी जी के कुछ मूल सिद्धांतों जैसे अहिंसा, अनुशासन, नैतिक दिशा, धैर्य को आज के जटिल मुद्दों से जोड़ने की भी कोशिश की है। हाँ, की है। उदाहरण के तौर पर दक्षिण एशिया के राजनीतिक माहौल में धैर्य की जरूरत या कश्मीर जैसे मुद्दे पर नैतिक स्पष्टता की बात। उन्होंने ये भी इशारा किया कि कैसे वादों या प्रतिज्ञाओं की अलग-अलग व्याख्याएं संघर्ष का कारण बन सकती हैं, जिसे वे कश्मीर विवाद से जोड़ते हैं। और यहाँ फिर वही बात दोहराना जरूरी है कि ये उस समीक्षक के अपने विचार और विश्लेषण हैं। हाँ बिल्कुल, जिन्हें हम केवल जानकारी के तौर पर रख रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी राजनीतिक बहस में पड़ना नहीं, बल्कि स्रोतों में प्रस्तुत विचारों को समझना है। सही कहा। जहां तक सीमाओं या आलोचना की बात है, तो जैसा हमने पहले कहा, ये किताब 1921 में रुक जाती है। हाँ, जो एक बड़ी सीमा है। बिल्कुल। कुछ पाठकों को इसकी शैली थोड़ी विस्तृत और धीमी लग सकती है। पढ़ने में समय लग सकता है, सभी उसे स्वीकार न कर पाए। हाँ, ये भी मुमकिन है। ये एक गहन आत्मविश्लेषणात्मक कृति है, कोई हल्की फुल्की कहानी नहीं है। इसमें समय और ध्यान दोनों लगते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर सत्य के प्रयोग महज एक आत्मकथा नहीं, बल्कि गांधी जी की सत्य की अनवरत खोज, उनके नैतिक और आध्यात्मिक प्रयोगों का एक कच्चा, बहुत ही ईमानदार दस्तावेज है। हाँ बिल्कुल, उनकी बेझिझक ईमानदारी, सत्य और अहिंसा के प्रति उनका समर्पण, आत्म अनुशासन पर उनका जोर और सेवा का भाव, ये सब पहलू इसे आज भी बेहद प्रासंगिक और विचारणीय बनाते हैं। निश्चित रूप से ये सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि आत्म सुधार की राह पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकती है। और खास बात यह है कि गांधी जी ने इसे प्रयोग कहा, यानी एक जारी रहने वाली प्रक्रिया, जिसमें पूर्णता का दावा नहीं है, बल्कि सत्य की ओर बढ़ने के निरंतर प्रयास का जिक्र है। इसमें सफलता भी है, असफलता भी है, और सबसे महत्वपूर्ण, सीखने की ललक है। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। गांधी जी ने अपने समय और संदर्भ में सत्य के साथ प्रयोग किए, तो आज के इस बदलते और जटिल दौर में सत्य और नैतिकता के साथ हमारे अपने प्रयोग क्या हो सकते हैं? सोचने वाली बात है। वे कौन से निरंतर प्रयास हो सकते हैं जो शायद गांधी जी से प्रेरित हों, पर हमारी आज की परिस्थितियों, हमारी चुनौतियों के अनुरूप हों? ये एक व्यक्तिगत खोज का विषय है जिस पर सोचा जा सकता है।